हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने राजा राम मोहन रॉय ने जितने भी स्ट्रगल किया था, जो जो प्रोटेस्ट किए थे मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो भी सती प्रथा थी और विडो रीमैरिज थी, उनको लेके जो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए और जितनी भी एक्ट पास करवाई थी उस टाइम पे, तो उनके बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब चलते हैं उससे आगे, डेरोजियो और यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था? रेडिकल ट्रेंड अरोज अमंग द बंगाली इंटेलेक्चुअल्स ड्यूरिंग द लेट 1820s एंड 30s। तो एंड दिस ट्रेंड was more modern than even Raja Ram Mohan Roy's and was as young as बंगाल मूवमेंट। इसमें क्या कहा गया है ना, तो उस टाइम पे जो बंगाली लोग थे उनके अंदर काफ़ी थोड़ी कट्टरपंथी की सोच बढ़ने लग गई थी, ठीक है। वो चाहते थे कि यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। उसी टाइम पे वो चाहते थे कि जो उनको फ्रीडम चाहिए थी उस टाइम पे, कि ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेज़ों के नीचे दब के चलेंगे, है ना। और इस उनको इंस्पायर करने वाले कौन थे? यंग एंग्लो या एंग्लो इंडियन थे, यंग कोई हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। अब ये कौन थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1809 के अंदर और ये हिंदू कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे 1826 से 1831 तक, ठीक है। वहाँ पे ये प्रोफेसर रहे। और जो ये इंस्पायर करते ये खुद कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिला था? जो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उससे। और ये एक तरह से ब्रिलियंट टीचर थे। ये अपने स्टूडेंट्स को जागरूक करते थे, ठीक है, अबाउट मॉडर्न एजुकेशन, अबाउट देयर राइट्स, कि उनके क्या राइट है, उनकी क्या फ्रीडम है, उनको क्या क्वेश्चन करने चाहिए गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, उनको अपने हकों की मांग करनी चाहिए। तो वो उन बच्चों को काफ़ी ऐसे नॉलेज प्रोवाइड करते थे, उनके हकों के बारे में बताते थे। ही इंस्पायर्ड दिस स्टूडेंट टू थिंक रैशनली एंड फ्रीली, टू क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटी, टू लव लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड टू वर्शिप ट्रूथ। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि ये उन बच्चों को बताते थे कि आपका हक है टू क्वेश्चन द अथॉरिटी, अथॉरिटी को आप क्वेश्चन करो, ठीक है, कि हमको अपना हक चाहिए, हमारी फ्रीडम चाहिए, हमको बराबरी का हक चाहिए, ठीक है, आज़ादी चाहिए हमको। और हमेशा सच्चाई को पूजो या सच्चाई का साथ दो। डेरोजियो एंड हिज फेमस फॉलोअर्स नोन एज डेरोजियंस। डेरोजियो और उसके फॉलोअर्स को क्या बोला जाता था? डेरोजियंस बोला जाता था या फिर यंग बंगाल बोला जाता था। एंड वॉज फियरी पैट्रियट, और वो क्या है, वो डरते नहीं थे और ऐसे देशभक्त वो वहाँ पे कहलाए जाते थे। डेरोजियो को इसके चलते हिंदू कॉलेज से रिमूव कर दिया गया 1831 में, ठीक है, कि भाई उनकी ऐसी कट्टरपंथी सोच है इसको लेके। और सून वो बीमारी से मारे गए। कोलरा उस टाइम पे काफ़ी फैला हुआ था बंगाल के अंदर, तो उसकी चपेट में वो भी आ गए और 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। डेरोजियन अटैक्ड ओल्ड एंड डिकेडेंट कस्टम राइट्स एंड ट्रेडिशन। जो पुराने रीति रिवाज थे, जो उस टाइम पे काफ़ी पिछड़ी तरह के जो इविल कस्टम्स थे, उनको जो उसके स्टूडेंट्स थे जिनको डेरोजियन बोला जाता था, वो उनको अटैक करने लगे, ठीक है। लोगों को बताने लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन राइट्स के बारे में बात करी और उनकी एजुकेशन के लिए क्वेश्चन किए कि भाई इनको भी बराबरी का हक देना चाहिए, ठीक है, इनको भी एजुकेशन इक्वली प्रोवाइड करनी चाहिए। दे डिड नॉट हाउ सक्सीड इन क्रिएटिंग अ मूवमेंट बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशन वर नॉट येट राइप फॉर देयर आइडियाज़ टू फ्लोरिश। लेकिन वो इसमें इतने कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम की जो कंडीशन थी वो उनके हक में उस टाइम पे इतनी नहीं थी, लोगों के अंदर देश के प्रति इतनी गहरी भावना थी नहीं, तो इस करके वो भी फेल हो गए। अब बात करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। द ब्रह्मो समाज हैड इन द मील वाइल कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट बट विदाउट मच लाइफ टिल देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। अब ब्रह्मो समाज जो चलता आ रहा था उसमें अब तक इतना कुछ हो नहीं पा रहा था जब तक उसमें देवेंद्र नाथ टैगोर जी नहीं आ गए, जो कि किसके पिता थे? रविंद्रनाथ टैगोर के। और उन्होंने आके देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसको फिर से रिवाइव किया, ठीक है। देवेंद्र नाथ
was the product of best in the traditional Indian learning and new thoughts of West. ये एक तरह से बेस्ट प्रोडक्ट थे किसका, इंडियन लर्निंग का, ट्रेडिशनल जो भी हमारी सोच थी, जो भी हमारी एजुकेशन थी उसका, और जो वेस्टर्न थॉट्स थे वहाँ की एजुकेशन थी उनका। इन 1839 1839 में उन्होंने किसका गठन किया, तत्वबोधिनी सभा का, ठीक है। अगर किस वास्ते किया, जो राजा राम मोहन राय के आइडियाज़ थे उनको आगे बढ़ाने के लिए। इन टाइम इट केम टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट फॉलोअर ऑफ राजा राम मोहन राय एंड डोरोजियो एंड द अदर इंडिपेंडेंट थिंकर लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त। तो इसमें क्या कह रहे हैं ना, जब इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को बनाया और राजा राम मोहन राय के ये आइडियाज़ को आगे बढ़ावा दे रहे थे, तो इनके साथ में कौन आके मिलने लग गए, जो राजा राम मोहन राय के फॉलोअर्स थे, जो यंग स्टूडेंट्स थे जिनको डेरोजियो बोला गया था बंगाल के, और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स थे, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, अक्षय कुमार दत्त हो गए, ये इनके साथ आके मिलने लग गए और इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। इन्होंने वो स्टार्ट करी किस चीज़ के अंदर, बंगाली लैंग्वेज में। इन 1843 1843 के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को, जो ब्रह्मो समाज था उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया और उसको एक नई दिशा दी, ठीक है। द समाज एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट ऑफ विडो रीमैरिज, एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी, वुमेन्स एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रॉयट्स कंडीशन। तो इसमें क्या कहा गया है ना, समाज ने, ब्रह्मो समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया कि जो विडो रीमैरिज है, जो विधवा हो जाती है उनकी दोबारा शादी करवाने के लिए इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उस चीज़ को बढ़ावा दिया, ठीक है। एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी, जो उस टाइम के लोग होते थे वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, ठीक है, जो आदमी होते थे, तो ये चाहते थे कि ऐसा ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि उससे औरतों का काफ़ी शोषण होता था। और वुमेन एजुकेशन को भी इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया और ये चाहते थे कि जो रॉयट्स थे, जो किसान थे, उनकी कंडीशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होए। ये देखो क्या है ना, ये सब जो विडो रीमैरिज हो गया, एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी हो गया, जितने भी उस टाइम पे रिफॉर्मर आए हैं, चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, दादा भाई नौरोजी हो, ठीक है, कोई भी रहा हो, सबके मुद्दे मोस्टली यही रहे हैं, ठीक है, कि सबको जो हमारा जो सोशल स्टेटस था, जो उस टाइम की कंडीशन थी, उनको सुधारा जाए, इसकी हेल्प से, मॉडर्न एजुकेशन की हेल्प से। द नेक्स्ट टावरिंग पर्सनैलिटी वॉज टू अपीयर इन द इंडियन सीन वॉज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब हम बात करते हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ये काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, और विद्यासागर ने अपनी पूरी लाइफ किस चीज़ में निछावर कर दी, जो भी ये सोशल इशूज चल रहे थे ना, विडो रीमैरिज के हो गया, एजुकेशन का हो गया, इन चीज़ों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में दे दी। 1820 के अंदर इनका जन्म हुआ था किसी गरीब घर में, ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई खुद से काफ़ी स्ट्रगल से की और 1851 में ये किस पोजीशन पे पहुंच गए, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पोजीशन पे, ठीक है। ही वॉज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत में उनकी वो क्या कहते हैं, महारत हासिल थी उनको, ठीक है। ओपन माइंडेड थे और वेस्टर्न थॉट्स को काफ़ी बढ़ावा देते थे, ठीक है। ही वॉज सिंपल तरीके से भी उनका पहनावा था, अच्छे से रहते थे, ठीक है, जो बात होती थी मुंह पे बोलना, इस टाइप के इंसान थे वो। ही वॉज ग्रेट ह्यूमनिस्ट। और सबसे बड़ी बात तो क्या थी कि जब भी वो कभी बाहर जाते तो कभी कभार ही ऐसा होता था कि वो जो घर से गर्म कोट पहन के निकलते थे ना सर्दियों के टाइम पे, वो वापस पहन के अपने घर चले जाए, वरना हर बार ये होता था, जो भी उनको कोई भिखारी ऐसे दिखता था जिसके पास ऐसा मतलब कोई कोट वगैरह या फिर कुछ ना हो, तो वो जैसे ही कोई पहला उनको ऐसा गरीब इंसान दिखे वो उसको दे आते थे, ठीक है। और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी गवर्नमेंट सर्विस से, क्योंकि बार बार जो ऑफिसर्स थे वो उनके काम में इंटरफेयर कर रहे थे। अब उन्होंने नए मेथडोलॉजी एस्टेब्लिश की संस्कृत पढ़ाने में। उन्होंने बंगाली पत्रिकाएं या प्रीमियर कह लो, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया लिखना, जो कि आज तक
आज तक चल रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से बंगाली लैंग्वेज है, राइटिंग है, उसको काफ़ी इवोल्यूशन में हेल्प मिली। उन्होंने जो संस्कृत कॉलेज था उसके गेट किसके लिए खोल दिए, जो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स थे उनके लिए। और इस चीज़ को क्या अपोज किया गया, इस चीज़ का विरोध किया गया किसके द्वारा, जो प्रीस्टली कास्ट थी, जो ब्राह्मण समाज था, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। क्योंकि उस टाइम पे ऐसी मोनोपोली थी ना, मतलब जैसे कि केवल संस्कृत केवल और केवल जो ब्राह्मण समाज है सिर्फ वही सीख सकता है। और इन्होंने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, इन्होंने उस मोनोपोली को जो जो वो था उसको तोड़ दिया, ठीक है। कि भाई अब ये लैंग्वेज, ये पढ़ाई अब सब पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि केवल और केवल ब्राह्मण ही इसको पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है। ही आल्सो हेल्प टू फाउंड ए कॉलेज विच इज़ नाउ नेम्ड आफ्टर हिम। अब उन्होंने काफ़ी कॉलेजेस भी बनाए। एक कॉलेज का नाम तो अभी भी उनके नाम पे है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया है किसको लेके, विडो रीमैरिज के लिए। अब क्या है ना, वो जब भी विडोज़ को देखते थे, उनकी जो हालत को देखते थे, तो उससे वो काफ़ी परेशान रहते थे। इसलिए उन्होंने 1855 में क्या किया ना, अपनी आवाज़ उठाई। किस वास्ते, कि भाई आप विडो रीमैरिज को बढ़ावा दो, ठीक है। और इसी को लेके एक पावरफुल मूवमेंट उस टाइम पे विडो रीमैरिज के लिए स्टार्ट हो गई, ठीक है। और जिसके चलते पहला लॉ बना विडो मैरिज को लेके। और उसके बाद कलकत्ता में पहली जो विडो मैरिज थी वो सेलिब्रेट की गई 7 दिसंबर 1856 के अंदर। पहली जो विडो थी उनकी शादी हुई, मतलब पहली शादी हुई किसी विडो की। और इस एडवोकेसी ऑफ विडो मैरिज विद्यासागर हैज़ टू फेस ए बिटर एमनिटी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। और जो रूढ़िवादी सोच के हिंदूज थे, मतलब पहले की सोच के हिंदूज थे, उनसे भी इनको काफ़ी बुरा सामना हुआ है इनका उनके साथ में, कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो जिसका घर वाला एक्सपायर हो गया है, ठीक है, मर गया है, तो आप उसकी शादी नहीं करवा सकते। ऐसी इनको धमकियाँ मिलती थी। इवन इनको जान से मारने की धमकियाँ भी काफ़ी मिली हैं। बट ये कभी उन चीज़ों से डरे नहीं और आगे बढ़ते गए। और इन्होंने काफ़ी, मतलब इन्होंने अपने खुद के खर्चे पे, ठीक है, 1855 से 60 के बीच में 25 के अराउंड इन्होंने विडो रीमैरिज करवाई। 1850 में इन्होंने फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया किसके खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। कि पुराने टाइम में चाइल्ड मैरिज बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी बच्चों की, ठीक है, जो कि आई थिंक आज भी होती हैं राजस्थान की साइड पे, जहाँ तक मेरे को पता है, आई एम नॉट श्योर। तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए। और अपनी पूरी लाइफ इन्होंने ऐसे ही निकाल दी। और इन्होंने कैंपेन चलाए किसके अगेंस्ट, पॉलीगैमी के, भाई एक से ज़्यादा जो मर्द शादियाँ करते थे उस चीज़ के खिलाफ़। क्योंकि उसमें भी किसका शोषण होता था, जो औरतें होती थी उनका काफ़ी शोषण होता था, ठीक है। अब वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे किसकी, वुमेंस की एजुकेशन में, ठीक है, वुमेंस की एजुकेशन में। एज ए गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल्स, स्कूल्स के जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर होने के नाते उन्होंने 35 ऐसे स्कूल्स का ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पे वुमेंस को एजुकेशन दी जाती थी, और जिनको वो सिर्फ वो से अपने खुद के दम पे, अपने खुद के खर्चे पे चलाते थे। और बेथुन स्कूल जिसको फाउंड किया गया था 1849 में, ठीक है, वो पहला ऐसा स्कूल था इनके स्ट्रगल की वजह से बन के निकला था, ठीक है, जहाँ पे वुमेंस को एजुकेशन प्रोवाइड की गई। कब से कब था, 1840 से और 50 के अराउंड वहाँ पे वुमेन एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं पियोनियर्स ऑफ रिफॉर्म इन वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर जितने भी लोग रहे हैं, जो भी रिफॉर्मर रहे हैं, वेस्टर्न इंडिया में, रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब वेस्टर्न थॉट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर। तो क्या था, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडिया वॉज फेल्ट मच अर्लियर इन बंगाल। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले बंगाल के अंदर इसको फेल्ट किया गया, क्योंकि मोस्टली रिफॉर्मर कहाँ से थे, बंगाल से बिलोंग करते थे, ठीक है। और
बंगाल सबसे पहले ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था एज लेट एज 1880 1818 तक। बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर इन बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर इन्होंने ये स्टार्ट किया था कि भाई विडो रीमैरिज और ये क्या कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन को लेके, वुमेन एजुकेशन के लेके, ठीक है, इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना। और जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है कि भाई जो ऊंच नीच जो होती थी ना, तो उस चीज़ को लेके इन्होंने काफ़ी आवाज़। और 1832 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया, दर्पण नाम की एक वीकली न्यूज़पेपर या फिर पत्रिका कह लो, वो स्टार्ट की गई, जिसमें ये क्या करते थे कि लोगों को ट्राई करते थे कि भाई उनको नॉलेज प्रोवाइड करते थे। कहने का मतलब है कि ये दिखाते थे कि जैसे कि यूरोप के लोग कितने एडवांस हो गए, वैसे ही हम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस बताते थे कि भाई वो कितना आगे है और हम कितना पीछे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लोगों के अंदर अपने देश के प्रति भावना जगाने की इनकी कोशिश रहती थी। और 1849 में परमहंस मंडली का फाउंड हुआ था, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते परमहंस मंडली को लेके, ठीक है। इट्स फाउंडर बिलीव इन वन गॉड, एक भगवान में इसके जो भी लोग थे, जो भी इसके अनुयायी थे, जो इससे जुड़े हुए थे, उनका विश्वास था, किस में बिलीव रखते थे, एक भगवान में, ठीक है। और वो चाहते थे किस चीज़ को तोड़ना, जो ये ऊंच नीच होती थी और जो भी धर्म की राजनीति, या फिर कि भाई तेरा धर्म, तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, इन चीज़ों को ये तोड़ना चाहते थे। और ये चाहते थे कि सब लोग मिल बांट के अपने आराम से सब लोग मिल के रहें, एक तरह से रहें, ठीक है। और ये मोस्टली क्या करते थे, जो नीची जात के लोग जो उस टाइम पे जिनको माना जाता था, उनके हाथ का बना हुआ खाना भी खाते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई ऊंच नीच कुछ नहीं होती। अब ये भी किस चीज़ को बढ़ावा देते थे, विडो रीमैरिज को, वुमेन एजुकेशन को, ठीक है। और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे फॉर्म हुई फिर बाद में, पूना में, सतारा में, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ टाउन्स के अंदर, ठीक है। 1848 के अंदर क्या हुआ ना, सेवरल एजुकेटेड यंग मैन, ठीक है, जो यंग एजुकेटेड लोग थे, लड़के थे, उन्होंने क्या फॉर्म किया, स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, इस नाम से एक सोसाइटी बनाई, जिसकी 2 ब्रांच थी, ठीक है। कहाँ पे, एक तो गुजराती और एक मराठी, ठीक है, मराठी धन्यन प्रसारक मंडलीस, ठीक है। और इसका क्या काम था, ये लेक्चर देते थे किस पे, साइंस पे और सोशल क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये और इसका मेन काम क्या था कि टू स्टार्ट स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, यहाँ भी ये वुमेंस को बढ़ावा देना, क्योंकि उस टाइम की जो वुमेंस थी उनके बारे में कोई नहीं सोचता था और वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी, उनको मोस्टली घर के कामकाज में ही लगा रहना पड़ता था और ना वो किसी से क्वेश्चन कर पाती थी, इतना कुछ उनको प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती थी। तो इस वास्ते जो भी ये रिफॉर्मर्स थे, इनको पता था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको एक बराबर होके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं 1851 में ज्योतिबा फुले, ठीक है। और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया कहाँ पे, पूना में। और बाद में इनके काफ़ी और स्कूल भी ऐसे बनते गए। और ये इनके जो एक्टिव प्रमोटर्स, इनका साथ देने वाले इनके स्कूल्स में कौन थे, जगन्नाथ शंकर, ठीक है, जगन्नाथ शंकर सेठ और भाव दाजी, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फुले वॉज आल्सो ए पियोनियर ऑफ विडो रीमैरिज, ये भी विडो रीमैरिज मूवमेंट को बढ़ावा देते थे, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, ओके। विष्णु शास्त्री पंडित ने क्या फाउंड की थी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इन 1850 की, भाई विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने स्टार्ट की थी, तो वो थे विष्णु शास्त्री पंडित। अनदर प्रोमिनेंट वर्कर इन दिस फील्ड वाज करसोनदास मोलजी, ठीक है, सत्य प्रकाश, इन्होंने स्टार्ट किया था गुजराती में 1852 के अंदर, इसके वास्ते, विडो रीमैरिज के वास्ते। इन एन आउटस्टैंडिंग चैम्पियन ऑफ न्यू लर्निंग एंड सोशल रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र वॉज गोपाल हरि देशमुख।
अब सोशल इश्यूज़ को उठाने वाले महाराष्ट्र के अंदर कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। और इनका पेन नेम क्या था? लोकहितवादी। अब यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि लोकहितवादी किसको बोला जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इनका भी क्या काम था? मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, और विडो रीमैरिज को, वुमेंस एजुकेशन को, और जो सोसाइटी के अंदर जो पिछड़ी सोच है उनको ख़त्म करना। तो सबके कॉमन ही थॉट थे। ज्योतिबा फुले के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इनका जन्म किस में हुआ था? लो कास्ट माली फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी एक्टिवली अवेयर थे सोशल डिग्रेडेड पोजीशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। जो नॉन ब्राह्मण लोग होते थे उनकी कंडीशन कितनी ख़राब है, और उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था। उनसे दूर रहे जाते थे मोस्टली। जो कि बड़ी जात के लोग थे ना उनके साथ खाना खाते ना पानी पीते, उनसे दूरी बना के रखते थे। ठीक है, ऑल हिज लाइफ ही कैरिड ए कैंपेन अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सुप्रीम कास्ट किसको माना जाता था? ब्राह्मण्स को। ठीक है, और ये इस ऑर्थोडॉक्स को तोड़ना चाहते थे। अब बात करते हैं दादाभाई नारोजी। ये भी सोशल रिफॉर्मर थे बॉम्बे के अंदर। ठीक है, ये भी चाहते थे कि सोशल जो उस टाइम पे जो इश्यूज़ थे, वुमेन मैरिज और विडो रीमैरिज वगैरह, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। ठीक है, और वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एन एसोसिएशन रिफॉर्म द जूस्टेरियन रिलीजन। जो जूरोस्टेरियन जो रिलीजन था, ठीक है, जूस का, तो ये उसको रिफॉर्म करने में उसके भी एक फाउंडिंग फादर कह सकते हो। ठीक है, वो रहे हैं उस, और द पारसी लॉ एसोसिएशन के भी मेंबर रहे हैं। अब इनका भी क्या काम था? जो विडो मैरिज होती थी पारसीज के अंदर, उसको बढ़ावा देना। तो ये था हमारा चैप्टर 6, और इसी के साथ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, इसके 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है, कोई भी इशू हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई गलती हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।